हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और आपने अपने जो भी स्वप्न संजोए हैं उन स्वप्नों को साकार करने के लिए चल पड़िए, निकल पड़िए अपने कर्म के द्वारा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मौर्यकालीन कला संस्कृति की, और इसी मौर्यकालीन कला संस्कृति के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें करी। मैंने आपको कहा, सबसे पहले अभिलेखों की चर्चा की हमने। दो प्रकार का जो है कला संस्कृति, दो प्रकार से विशेष। एक हमने कहा कि राजकीय कला, एक हमने बात की राजकीय कला की, और दूसरा हमने बात की लोक कला की। राजकीय कला में हमने चर्चा की कि राजकीय लोगों द्वारा विकसित कला क्या कहलाई? आपकी राजकीय कला कहलाई। और लोक कला का मतलब मैंने आपको बताया कि जो जन सामान्य नागरिक थे, जो जनता थी, वहाँ के जो निवासी थे, उन्होंने जो अपनी लोक कला प्रसिद्ध की, वो क्या हुआ? लोक कला हुई। इसी लोक कला के कड़ी में हमने बात की थी कि लोक कला में क्या चीज़? विशेष रूप से मूर्तियों का निर्माण किया गया। और मूर्तियाँ वस्तुतः दो प्रकार की, एक बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति। बड़ी मूर्तियों में हमने बात की, मैंने आपको कहा कि हाथी की मूर्तियाँ, ठीक है, बड़े बड़े पाषाण खंडों को, सेलों को काट करके हाथी का आकार दे दिया जाता था। धूली और कालसी की विशेष रूप से हमने बात की। फिर हमने बात की छोटी मूर्तियों में, और छोटी मूर्तियों में आपको कहा, मैंने कहा यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ, ठीक है, और कहाँ कहाँ से मिली, ये सारी की सारी चर्चा हमने बात कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में हम चल रहे थे राजकीय कला की तरफ, और राजकीय कला में हमने सबसे पहले बात की अभिलेख की। साथ ही साथ मैंने आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और समझाया कि भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का श्रेय कौन से काल को जाता है? मौर्य काल को जाता है। कौन से काल को? मौर्य काल को। ये विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पहली बार भारतीय इतिहास में पाषाण का प्रयोग किया गया। किसका? पाषाण का प्रयोग किया गया। और पाषाण में हमने बात की थी अभिलेखों की। अभिलेखों के मैंने आपको प्रकार बताए थे, कौन कौन से प्रकार होते हैं। मैंने आपको कहा शिलालेख होते हैं, स्तंभलेख होते हैं, गुहाभिलेख होते हैं, और साथ ही साथ हमने मुद्राभिलेख की भी बात की। मुद्राभिलेख में हमने विशेष रूप से बात की, मैंने कहा कि मौर्यकालीन जो सिक्के थे वो पंचमार्क या आहत के सिक्के कहलाते थे। पंचमार्क क्यों? क्योंकि उनमें 5 तरीके के ठप्पे लगते थे, 5 प्रकार के उनके ऊपर क्या है? चित्र उत्कीर्ण होते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। फिर हमने अभिलेखों की जब चर्चा की तो मैंने आपको बताया कि शिलालेख किस प्रकार से थे। शिलाओं के ऊपर लिखे गए, इसलिए शिलालेख कहलाए। 2 प्रकार के मैंने आपको बताया, मैंने कहा वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक उसी प्रकार से स्तंभ लेखों की भी चर्चा करते हैं, तो यही 2 कैटेगरी इसके लिए। और हमने गुहाभिलेख की आज हम लोग बात करने वाले हैं। गुहाभिलेख वाला जो आपका पोर्शन है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें चीज़ें बेसिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अभिलेख की, और अभिलेख में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुहाभिलेख की। क्या होता है गुहाभिलेख? अशोक के शासनकाल के दौरान, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है गुहाओं से, ठीक है। अशोक के शासनकाल के दौरान पहली बार, कौन सी बार? पहली बार भारत में गुफा निर्माण स्थापत्य कला का जो है प्रारंभ हुआ। भारत में पहली बार गुफा निर्माण कला कौन से काल की देन है? तो मौर्य काल की देन है। ये आपके लिए विशेष स्मरणीय तथ्य बन जाता है। कैसे होते थे गुहाभिलेख? तो गुफाएं जो होती थी इस प्रकार से,
ठीक है। इन गुफाओं का ये जो अगला हिस्सा होता था, इस अगले हिस्से को सपाट करवा दिया जाता था, और सपाट करवाने के बाद में, ध्यान से सुनिएगा, सपाट करवाने के बाद में यहाँ ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पे 1 या 2 लाइनें या 3 लाइनें, कुछ लाइनें उत्कीर्ण करवा दी जाती थी। ठीक है, आगे बात समझ में। 1, 2 या 3 लाइनें इसके ऊपर क्या कर दी जाती थी, उत्कीर्ण कर दी जाती थी। गुफाओं के अगले हिस्से पे किया गया, इसलिए इस प्रकार के जो लेख मिले हैं इनको क्या कहा गया है, गुहा अभिलेख कहा गया है। क्या कहा गया है, गुहा अभिलेख कहा गया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया, निर्माण क्यों किया गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा कि इन गुफाओं का निर्माण क्यों किया गया, गुफाओं का समझिएगा इस चीज को। आजीवक धर्म के अनुयायी, कौन से धर्म के अनुयायी, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया, और निर्माण करवाने के बाद में इनके जो मुख्य जो प्रवेश द्वार था, इसकी मुख्य प्रवेश द्वार पर 1 या 2 लाइनें लिखवा दी गई। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आपका ये आता है कि साहब आजीवक धर्म क्या है। तो देखो, हम बात कर रहे हैं आजीवक धर्म की, तो आजीवक धर्म के संस्थापक माने जाते हैं मोखलीपुत्र गोसाल। कौन माने जाते हैं, मोखलीपुत्र गोसाल। क्या है आजीवक धर्म, तो यदि हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेक चलते हैं, पुरानी चीज़ों की तरफ चलते हैं, तो देखिएगा हम बात करते हैं जैन धर्म, आपने पढ़ा होगा, भगवान महावीर आपने पढ़ा होगा, वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के। और इन्हीं भगवान महावीर के समकक्ष एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था मोखलीपुत्र गोसाल। क्या नाम था, मोखलीपुत्र गोसाल। ये मोखलीपुत्र गोसाल प्रारंभिक समय में, ध्यान से सुनिएगा, मोखलीपुत्र गोसाल अपने प्रारंभिक समय में भगवान महावीर के अनुयायी हुआ करते थे। किसके अनुयायी होते थे, भगवान महावीर के ये अनुयायी थे। लेकिन बाद में कुछ समय बाद इन दोनों में कुछ थोड़ी सी अनबन हुई, और अनबन होने के बाद में इस मोखलीपुत्र गोसाल ने, किसने, मोखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की, आजीवक धर्म की स्थापना की। किसने की है, मोखलीपुत्र गोसाल ने। किसने की है, मोखलीपुत्र गोसाल ने। क्या होता है आजीवक धर्म, देखिएगा। मान लीजिए कि जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा था अभी, और रास्ते में हो सकता था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। और साहब एक्सीडेंट में क्या हुआ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जिस ट्रक वाले से मैं भिड़ा था उस ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक के क्या हो गए, परखच्चे उड़ गए, और ड्राइवर साहब को छोटी मोटी चोटें लग गई। मेरा फर्ज क्या बनता है, मेरा धर्म क्या है कि मैं उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊँ। अब उनसे जब उनके परिवार वाले मिलने के लिए आए, ध्यान से सुनिएगा, उनसे जब उनके परिवार वाले मिलने के लिए आए तो पूछा, अरे भाई क्या हुआ, अरे भाई क्या हुआ, मेरे तो किस्मत फूटी हुई थी, मेरे तो किस्मत में लिखा हुआ था इस भाई से बचीड़ा खाना और मेरा नुकसान होना। मैं शब्दों के ऊपर देखिएगा, मैंने आपको कहा कि उसने क्या कहा कि मेरी तो किस्मत में लिखा हुआ था, मेरी तो किस्मत में लिखा हुआ था कि इस भाई से बचीड़ा खाना है और हॉस्पिटल में आना। मतलब भाग्यवादी लोग, कौन से लोग, भाग्यवादी लोग कौन से धर्म को मानते हैं, आजीवक धर्म। ठीक है, या मैं ये कहूं कि नियतिवादी लोग, कौन से लोग, नियतिवादी लोग कौन से धर्म से संबंधित होते हैं, आजीवक धर्म से। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई। चलिएगा, तो मोखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, पहली बात। अब दूसरी बात और ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करते हैं मौर्यकालीन शासकों की, तो मौर्यकालीन शासकों में 3 लोग विशेष रूप से कौन कौन से, नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य शासक था एक तरीके से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य से आपका धर्म पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र, जिसका नाम क्या था, बिंदुसार। क्या नाम था, बिंदुसार। और बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था, बताइए मुझे।
जल्दी से बताइए, बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी था? बिंदुसार कौन से धर्म का अनुयायी? आपके दिमाग में आ रहा है भाई जो पिता का धर्म होगा वही तो पुत्र का होगा? नहीं, बिंदुसार कौन सा धर्म का अनुयायी था? आजीवक धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? आजीवक धर्म। कौन सा धर्म हो गया? आजीवक धर्म का अनुयायी था। उसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं, और नंबर 3 पे जो महान सम्राट आए वो कौन थे? अशोक मौर्य। कौन थे? अशोक मौर्य। अब अशोक मौर्य का याद रखिएगा, अशोक कौन से धर्म का होगा? तो भाई देखो, अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अशोक बिंदुसार का पुत्र है, उसने गुहा निर्माण भी करवाया है, गुहा निर्माण भी करवाया है, और गुहा निर्माण करवाया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आजीवक धर्म से होगा? नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करते हैं अशोक की, तो अशोक मूलतः 2 धर्मों का अनुयायी है। ठीक है, 2 धर्म का अनुयायी। प्रारंभिक समय जो था अशोक का, वो उसमें शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को। और बाद में कलिंग युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में अशोक जो था उसने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। ठीक है ना? तो ये विशेष तथ्य बन जाता है आप लोगों के लिए, क्या कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म बताओ, तो क्या होगा? जैन धर्म। बिंदुसार आजीवक धर्म, अशोक मौर्य 2 हैं। ठीक है, प्रारंभिक जो इसका धर्म था वो शैव धर्म, और बाद में कौन से धर्म को अपनाया उसने? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। आ गई बात समझ में? आजीवक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो निर्माण क्यों किया गया? तो निर्माण इसलिए किया गया कि आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास हेतु, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास हेतु, अनुयायियों के निवास हेतु जो है किसका निर्माण किया गया? गुफाओं का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? अशोक मौर्य के द्वारा। सबसे पहले किसने? अशोक मौर्य के द्वारा। और उसके बाद में उसका पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? दशरथ। उसने भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी थी, क्या क्या थी, अभी चर्चा करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। फिर अभिलेखों की तरफ चलेंगे हम लोग। अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, खोज किसने की, ये सारी चर्चा करेंगे। देखिएगा, गुहा अभिलेख छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने पहले ले लिया है। निर्माण क्यों किया गया? आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए किसका निर्माण किया गया? गुफाओं का निर्माण करवाया गया। कहां पर करवाया गया, अभी ये भी चर्चा करेंगे। गुहा अभिलेख देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भारत में गुफा निर्माण, भारत में गुफा निर्माण, भारत में गुफा निर्माण पहली बार मौर्य काल में किया गया। पहली बार मौर्य काल में किया गया। मौर्य काल में किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। भारत में गुफा निर्माण पहली बार किसके साथ, कौन से काल में किया गया? मौर्य काल में। क्यों किया गया? आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए। आजीवक धर्म क्या था ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, क्यों किया गया है? आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए। और आजीवक धर्म के संस्थापक, आजीवक धर्म के संस्थापक, आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताओ। मोखलीपुत्र गोसाल। मोखलीपुत्र गोसाल। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया ना ये बात? चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी भी प्रकार का दिक्कत? ध्यान से सुनना। आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र गोसाल थे। गुफाओं का निर्माण पहली बार कौन से काल में किया गया? मौर्य काल में किया गया। किसने करवाया? अशोक ने करवाया।
किसने करवाया? सबसे पहले अशोक ने करवाया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तीनों के मैंने आपको क्या बता दिया है? धर्म बता दिए हैं। तीनों के मैंने क्या बता दिए हैं? धर्म बता दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। हम बात यदि करते हैं गुफाओं की, तो अशोक ने, किसने? अशोक ने आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए बारबरा की पहाड़ियों में, कहां पर? बारबरा की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसने? अशोक ने करवाया है। फिर उसके पौत्र जिसका नाम क्या था? दशरथ, उस दशरथ ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। और इन 4 गुफाओं में से 3 गुफाएं नागार्जुन की पहाड़ी में, कहा? नागार्जुन की पहाड़ी में। और बाकी 4 गुफाएं टोटल कितनी हो गई? देखो 7। अशोक ने कितनी करवाई है? 3। दशरथ ने कितनी करवाई है? 4। इन 7 में से 4 गुफाएं कहां पर है? बारबरा की पहाड़ियों में। कहां पर है? बारबरा की पहाड़ियों में। जबकि 3 गुफाएं आपकी कहां पर है? नागार्जुन की पहाड़ियों में। ठीक है ना? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अशोक ने आजीवकों हेतु बारबरा की पहाड़ियों में निम्न 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। निम्न 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। गुफाओं का निर्माण करवाया। अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा। एक विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखना, कई गाइड वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अशोक के द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण बताते हैं। कितनी गुफाओं का? 4 गुफाओं का निर्माण बताते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि हम बात करें तो गुफाओं की संख्या अशोक के द्वारा निर्मित गुफाएं कितनी है? 3 है। 4 कौन सी बताते हैं वो भी मैं बताऊंगा, देखिएगा। पहली कर्ण चौपार या कर्ण चौपड़। फिर क्या? विश्व झोपड़ी। और फिर क्या है? सुदामा। क्या है? सुदामा झोपड़ी। ये तीनों 3 ही है। ये 3 ही है जो कि कहां पर है? बारबरा की पहाड़ियों में है। कहां है? बारबरा की पहाड़ियों में। बारबरा की पहाड़ियों में। और बारबरा यदि हम बात करें तो बारबरा कहां पर है? बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है, गया जिले के पास में। अब गाइड वाले क्या करते हैं?
इन दोनों को अलग अलग बताते हैं। वस्तुतः ये दोनों गुफाएं दो नहीं होकर के क्या है, एक ही है। कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा झोपड़ी, ये 3 गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के द्वारा। और ये तीनों की तीनों गुफाएं कहां पर है आपकी, बारबरा की पहाड़ियों में। बारबरा की पहाड़ियां कहां पर है, बिहार गया जिले में है। और यहां पर चौथी गुफा एक और है जिसका नाम क्या है, लोमेश ऋषि की गुफा। कौन सी, लोमेश ऋषि की गुफा। और ये लोमेश ऋषि की गुफा आपकी सबसे महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट गुफा जो मानी जाती है वो कौन सी है, लोमेश ऋषि की गुफा। और इस लोमेश ऋषि की गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, अशोक के पौत्र जिसका नाम क्या मिलता है, दशरथ। क्या नाम मिलता है, दशरथ। आगे बात क्लियर हो गई ना। तो बारबरा की गुफाओं में कुल तो 4 है, कुल 4 हैं, जिनमें से 3 का निर्माण किसने करवाया है, अशोक ने। कौन कौन सी, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा झोपड़ी। ध्यान से सुन लेना, ये 3 ही है, 4 नहीं है, 4 नहीं है। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कि अशोक के पौत्र, अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा बारबरा वे नागार्जुन, बारबरा वे नागार्जुन की पहाड़ियों में निम्न 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया। निम्न 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ठीक है, देखिएगा, बारबरा की पहाड़ियां कहाँ हैं, बिहार में है। नागार्जुन की पहाड़ियां भी कहाँ पर हैं, बिहार में है। इन्हीं बारबरा की पहाड़ियों के जस्ट पास में ही है कौन सी पहाड़ियां, नागार्जुन की पहाड़ियां। ठीक है, दशरथ ने कितने का निर्माण करवाया है, 4 का। अशोक ने कितने का करवाया है, 3 का करवाया। देखो दशरथ ने कौन कौन सी करवाई है, नंबर 1 गोपी, नंबर 2 वापी, नंबर 3 पदथिक, पदथिक कई जगह नाम मिलेगा वदथिक, ठीक है ना, कई जगह नाम क्या मिलता है, वदथिक। गोपी, वापी, पदथिक या वदथिक एक ही बात है, ठीक है। और चौथी जो है नंबर 4 कौन सी है, लोमेश ऋषि की गुफा, लोमेश ऋषि की गुफा। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें गोपी, वापी और पदथिक, गोपी, वापी और पदथिक, ये तीनों जो है ये कहां पर है, नागार्जुन की पहाड़ियों में। कहां पर है, नागार्जुन की पहाड़ी में। और यदि हम बात करें लोमेश ऋषि की, तो ध्यान से सुनना, ये कहां पर है, बारबरा या बाराबर की पहाड़ियों में, बारबरा की पहाड़ियों में, इसी के लिए नाम बराबर की पहाड़ियां भी है। और लोमेश ऋषि की गुफा को सर्वश्रेष्ठ गुफा माना जाता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गुफा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गुफा। जब मैं आपको शिलालेख पढ़ाऊंगा, स्तंभलेख पढ़ाऊंगा, तब इन सबकी एक साथ आपको और फोटोज दिखाने वाला हूँ। स्तंभलेख भी दिखाऊंगा, शिलालेख भी दिखाऊंगा, किस तरीके के थे, क्या थे। तो अभी दिमाग में ये इतना रखो कि देखो, ध्यान से सुनना, हम गुफा निर्माण की बात कर रहे हैं। भारत में गुफा निर्माण पहली बार कौन से काल में, मौर्य काल में। किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया, अशोक के द्वारा। निर्माण क्यों, आजीविक धर्म के अनुयायियों के लिए। आजीविक धर्म का संस्थापक कौन था, मोखलीपुत्र गोसाल। कौन था, मोखलीपुत्र मोखलीपुत्र गोसाल। फिर देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म याद रखना, जैन धर्म, बिंदुसार का आजीवक, और अशोक के 2 धर्म है, शैव धर्म और बौद्ध धर्म। फिर हमने बात की, अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण किया, कर्ण चौपाड़, विश्व और सुदामा झोपड़ी।
ये 3 ही है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और कहां पर ये, बारबरा की पहाड़ियों में, कहां पर है, बारबरा की पहाड़ियों में। और बारबरा की पहाड़ियां कहां पर है, बिहार के गया जिले में है, ठीक है। अशोक का पुत्र था जिसका नाम क्या था, दशरथ। इस दशरथ ने बारबरा, नागार्जुन की दोनों पहाड़ियों में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण किया, 4 गुफाओं का निर्माण किया है। कौन कौन सी 4 गुफाएं, गोपी, वापी, पदथिक या वदथिक। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां आपको कहां मिलती है, नागार्जुन की पहाड़ियों में। कहां है, नागार्जुन की पहाड़ियां कहां है, बिहार में, ठीक है। कहां पर है, बिहार में। वहीं बारबरा की पहाड़ियों के जस्ट पास में ही है आपकी कौन सी पहाड़ियां, नागार्जुन की पहाड़ियां, ठीक है। लोमेश ऋषि की गुफा बारबरा की पहाड़ी में सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना, ध्यान से सुन लेना। कई गाइड वाले अशोक की 4 बताते हैं, कर्ण चोपड़ को अलग अलग बताते हैं, लेकिन प्रामाणिक पुस्तकें जैसे आप पढ़ोगे ना, ठीक है, तो वहां पर आपको केवल 3 नाम ही मिलते हैं। कर्ण चोपड़ वस्तुतः एक ही नाम है, ठीक है ना, एक ही नाम है। देखो याद कैसे करोगे, ट्रिक बताऊं। अशोक ने क्या किया, दान किया है। क्या किया है, दान किया। और दान जो है, दानवीर, भारत में सबसे बड़ा दानवीर कौन था, कर्ण, इसलिए कर्ण चोपार। क्या याद रखोगे, कर्ण चोपार। और जो व्यक्ति दानी हो जाता है ना, जो व्यक्ति दानी हो जाता है वो विश्व में सुदामा की भांति अमर हो जाता है। वो जो दानी हो जाता है वो विश्व में सुदामा की भांति क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा झोपड़ी, ठीक है। और दशरथ की सीधी सीधी है, वापी, गोपी, वापी और पदथिक, गोपी, वापी और पदथिक, ठीक है। चौथी कौन सी, लोमेश ऋषि, ठीक है ना। तो ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा, दशरथ के द्वारा। और दशरथ कौन, अशोक का पुत्र। इसी दशरथ को, है ना, मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है। मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है किसको, दशरथ को। नोट, कि दशरथ को मौर्य काल का दूसरा अशोक कहा जाता है, दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है, किस कारण कहा जाता है, एक तो दानवीर था, और जिस प्रकार से अशोक ने आजीविक धर्म के अनुयायियों के लिए निवास के लिए जो है गुफाओं का निर्माण करवाया, ठीक इसी प्रकार से दशरथ ने भी करवाया। फिर और थोड़ा सा देखो, ये आपके थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में समझाने के लिए। मौर्य काल का दूसरा अशोक किसको, दशरथ को। और वैसे दूसरा अशोक किसको कहा जाता है, कनिष्क को। कुषाण शासक कनिष्क जो कि 4वीं शताब्दी में हुए थे। कौन सी, माफ कीजिएगा, प्रथम शताब्दी में। कौन सी में, प्रथम शताब्दी में, जिनके शासनकाल में 4थी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी अशोक की भांति खूब स्तूपों का निर्माण करवाया, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। और 4थी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क। तो दूसरा, वैसे यदि हम बात करें इतिहास के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो दूसरा अशोक कौन होगा, कनिष्क। और मौर्य काल का दूसरा अशोक किसको कहा जाता है, तो दशरथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दशरथ को। थोड़ा सा सिलेबस से आउट है बात, लेकिन आपके दिमाग में याद रखना ये अनिवार्य है, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न अभी उठा होगा, ठीक है ना। चलिए, हो गई बात, क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिलेखों की खोज कब हुई है, पढ़ा किसने, कहाँ से अभिलेख मिले, इनकी लिपि क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, अभिलेख, मैंने आपको कहा कि किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, कठोर सतह पर
उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और हमने बात कर ली कि अभिलेखों के कौन कौन से क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अभिलेखों की खोज की। अशोक के अभिलेख कब खोजे गए और किसके द्वारा खोजे गए? भैया बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है, खतरे वाली बात है। और खतरा 17 कि अशोक के अभिलेख खोज लिए गए, अशोक के अभिलेख खोज लिए गए। जब जब अशोक के अभिलेखों की खोजने की बात आए तब तब आपको एक टेबल याद रखनी, एक पहाड़ा याद रखना है। कौन सा? 17 का। कौन सा? 17 का। आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पहाड़ा याद रखोगे? 17 का। और 17 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। चलिए बोलिए मेरे साथ, 17 एकम 17, 17 दूने 34 और 17 तिये 51 है? नहीं भैया, 17 तिये 50। कब? जब अशोक के शिलालेखों की खोज की बात आए तब। ठीक है, 17 तिये 50 करना है। कब करना है भाई? 3 प्रकार के अभिलेख है ना वस्तुतः, तो मूल रूप से 3 ही प्रकार बताए ना। जहां अशोक के बाद हम बात करें देवशिला लेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, तो 3 का पहाड़ा याद रखना है। ठीक है, 3 बार बोलना 17 का पहाड़ा। ठीक है, 17 तिये 50 कब? जब अशोक के अभिलेखों की खोज आए तब, खोज की बात आए तब। तो देखिएगा, अशोक के अभिलेखों की खोज कब की गई? तो अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में की गई। 1750 ईस्वी में की गई। किसके अभिलेखों की खोज? अशोक के अभिलेखों की। अब देखो ऐसे ही कोई खोज, देखो आप सोचो ना, 18वीं शताब्दी में जाकर के अशोक के अभिलेखों की खोज हो रही है। बहुत लेट मिले, बहुत बाद में मिले, मिले कि नहीं मिले? अब देखो भैया, इतना समय लगा तो जिस किसी व्यक्ति ने खोजा होगा ना, वो व्यक्ति बेचारा बड़ा जीव, बड़ा खतरनाक वाला आदमी होगा। होगा कि नहीं होगा? है? अब क्यों? खोजते खोजते अब 1750 में जाकर के मिला, तो खोजते खोजते वो थका भी होगा, थका भी तो होगा ना। और जब जब आदमी थकता है तब तब क्या पीता है? जल्दी बताओ। जब जब आदमी थकता है तब तब क्या पीता है भाई? क्या सोच रहे हो? हाँ सही है, चाय पीता है। और चाय को हम लोग क्या बोलते हैं? टी। क्या बोलते हैं? टी। आगे शब्द याद रखिएगा, फेनथेलर। क्या याद रखेंगे? टी फेनथेलर। तो देखो अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने? खोजा टी फेनथेलर ने। किसने खोजा? टी फेनथेलर ने। आ गई बात समझ में? व्यक्ति का नाम क्या है? टी फेनथेलर। और भैया सबसे पहले टी फेनथेलर, आप चाय पीने के लिए कहां जाओगे? सोचना, आप जाओगे दिल्ली मेरठ। कहां जाओगे? दिल्ली मेरठ। तो ध्यान से सुनिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। कौन सा? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। आ गई बात समझ में? देखो अशोक के अभिलेख, जब जब अशोक के अभिलेखों को खोजने की बात आए तब तब 17 का पहाड़ा याद रखना है। 3 बार बोलना है, 17 तिये 50। किसने खोजा? तो याद रखना है, खोजते खोजते आदमी थक गया था। थकने के बाद आदमी क्या पीता है? चाय, इसलिए टी फेनथेलर। ठीक है, और सबसे पहले चाय कहाँ पी उसने? दिल्ली मेरठ में पी। कहाँ पी? दिल्ली मेरठ में। तो सबसे पहले कौन से स्तंभ लेख को खोजा गया? दिल्ली मेरठ। अब खोजा है तो उसके बाद में तो पढ़ेंगे, यस और नो। तो अब देखो बात कर लेते हैं कि पढ़ा कब? अशोक के अभिलेखों की भाषा को पढ़ा कब? ठीक है, तो देखिएगा, जब जब पढ़ने की बात है, मैंने कहा ना बाद में पढ़ेंगे, पहले खोजेंगे। तो 17 के बाद क्या आता है? 18। 17 के बाद क्या आता है? 18। यहां कितनी बार पहाड़ा बोला था हमने? 3 बार। और यहां कितनी बार बोलना है? 2 बार।
तो यहाँ तो देखो 17×3=50 किए थे, अब क्या करना 18×2=37। कब? जब अशोक के शिलालेखों को अभिलेखों को पढ़ने की बात आए तब। देखो 17×3=50 कब? जब अशोक के शिलालेखों को खोजने की बात आए तब। 18×2=37 कब? जब अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों को पढ़ने की बात आए तब। ठीक है ना। तो पढ़ा कब? 1837 में। कब पढ़ा गया? 1837 ईस्वी में। आप सोचो कि एक तरीके से लगभग 100 साल लग गए पढ़ने में। 87 वर्ष है ना। तो 87 वर्ष तक कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं पाया। अब इतना दुभर कार्य जिसने भी किया होगा और जिस व्यक्ति ने अपने आप उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो क्या उसने अपने आप को राजकुमार से कम समझा था क्या? नहीं समझा ना भाई। राजकुमार वाली फीलिंग आती है ना, जैसे मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, है ना, और कोई भी कोई काम नहीं कर पा रहा है, आप में से कोई काम वो आदमी कर दे तो उसको ऐसे लगता ना, यार मैं तो राजकुमार हो गया। क्या हो गया? राजकुमार हो गया। ठीक है ना। और राजकुमार होगा तो टोपी भी तो लगाएगा ना। ठीक है। यस और नो। देखो शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद करवा रहा हूं ये चीजें। तो देखो पढ़ा कब? 1837 में। किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? तो मैंने कहा ना राजकुमार वाली फीलिंग आएगी। तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप। व्यक्ति का नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। प्रिंस बोलते हैं ना हम राजकुमार को, उसी से याद रखिएगा प्रिंसेप। शब्द याद क्या रखेंगे? प्रिंसेप। शब्द क्या याद रखोगे? जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने 1837 में सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। और कौन सा पढ़ा? अब देखो मैंने कहा ना भाई, राजकुमार है तो टोपी भी लगाएगा। राजकुमार है तो क्या लगाएगा? टोपी भी लगाएगा। तो ध्यान देना कि सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। कौन से को? दिल्ली टोपरा को। देखो खोजा सबसे पहले किसको? दिल्ली मेरठ को। पढ़ा सबसे पहले किसको? दिल्ली टोपरा को। मैंने कहा ना पढ़ा जब व्यक्ति ने, ठीक है, तो उसको प्रिंस वाली फीलिंग आई, राजकुमार वाली फीलिंग आई। ठीक है ना। तो जेम्स प्रिंसेप। और फिर मैंने कहा ना कि राजकुमार भाई सर पे टोपी भी तो लगाएगा, इसलिए क्या? दिल्ली टोपरा। सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा। ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो हमने बात कर ली क्या? अभिलेख की बात कर ली। खोज कब हुई? 1750। किसने की है? टी फेनटेलर ने। सर्वप्रथम किसने? कौन सा पढ़ा गया? दिल्ली मेरठ वाला। पढ़ा कब? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कौन से को पढ़ा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सबसे पहले पढ़ने में उसने क्या है? सफलता प्राप्त की है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम अभिलेखों की लिपि। अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? भाई पढ़ तो लिया, अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? चलिए मैं आपसे यदि प्रश्न पूछूं कि अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी तो अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है बताइए मुझे। ध्यान से सुनिएगा। अशोक के अभिलेखों की वस्तुतः 4 लिपियां मिलती है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। ठीक है। देखिएगा कौन कौन सी लिपि है? ब्राह्मी है। ठीक है। ब्राह्मी के बाद में कौन सी है? खरोष्टी है। कौन सी है? खरोष्टी है। फिर क्या है? ग्रीक है और आर्माइक है। ये 4 लिपियां मूलतः हैं।
ये 4 लिपियां मूलतः हैं आरमाइक। अब यहां से एक लॉजिकल बात मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि ये चारों ही ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करोगे? तो उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है, अभी हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। ब्राह्मी लिपि कहां से कहां लिखी जाती है? बाएं से दाएं। ब सब ब याद रखिएगा। ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कहां से कहां? बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं जो लिखते हैं हम, वो कौन सी लिपि होती है? ब्राह्मी। ठीक है, कहां लिख दिया भाई? ब्राह्मी कहां लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? खरोष्टी। तो बाएं से दाएं हो गई, दूसरी क्या होगी? दाएं से बाएं। ठीक है, तो खरोष्टी कहां से कहां? दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, और दोनों ग्रीक और आरमाइक है ना। कौन सी? ग्रीक और आरमाइक, ये दोनों को दोनों यूनानी लिपियां हैं। कौन सी लिपि है? यूनानी लिपियां हैं। और वस्तुतः ये यूनानी लिपि कैसे लिखी जाती है? उर्दू भाषा की तरह, उर्दू की तरह लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? उर्दू की तरह लिखी जाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये कोई एक स्तंभलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा स्तंभलेख? सबसे पहले कौन से को खोजा? तो दिल्ली मेरठ वाले को खोजा ना। ये मान लो ये आपका कौन सा स्तंभलेख है? दिल्ली मेरठ वाला है। कौन सा है? दिल्ली मेरठ स्तंभलेख है। जब इसने खोजा तो इसके ऊपर कैसा अंकन था? देखिएगा, इस प्रकार से लिपि यूं जैसे ये स्टार्ट करते थे, ठीक है, यूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, यूं इस प्रकार से। मतलब क्या है कि इस लिपि के अशोक के अभिलेख जो मिले हैं, जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, इस शिलालेख और के जो अक्षर है ना, जो लिपि के, वो देखो शंख की भांति घुमाए जा रहे हैं। किसकी भांति? शंख की भांति क्या कर दिया जाता था? इनको घुमा दिया जाता था। अशोक के अभिलेखों में अक्षरों को लिखते समय अंत में उसे लास्ट में किसकी भांति? शंख की भांति घुमा दिया जाता था। इसीलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है? शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात मिली है, नई बात मिली होगी। आपने ये चारों लिपियां मुझे पता है आज तक पहले पढ़ी होगी कि कौन कौन सी लिपि है, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। लेकिन ये नई बात आज आपको पता चली होगी कि अशोक के अभिलेखों में अक्षरों को लिखते समय अंत में लास्ट में किसकी भांति? शंख की भांति घुमा दिया जाता था। किसकी भांति? शंख की भांति घुमा दिया जाता था। इसीलिए इस लिपि को क्या कहा जाता है? शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट नोट इंपोर्टेंट बनता है आपका नोट कि अशोक के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में अक्षरों को लिखते समय, अक्षरों को लिखते समय अक्षरों को लिखते समय अंत में शंख की भांति, किसकी भांति? शंख की भांति घुमा दिया जाता था। किसकी भांति? शंख की भांति। ठीक है, यूं पर ये इस प्रकार से है ना, शंख की भांति घुमा दिया जाता था, घुमा दिया जाता था।
अतः इसे शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। अतः इसे शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो ये विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है आपके लिए, क्या? शंखाकार लिपि। कौन सी लिपि? शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। किसके? कौन सी लिपि को? अशोक के जो अभिलेखों की जो लिपि प्राप्त हुई है, इसे क्या कहा जाता है? शंखाकार लिपि। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट में जब लिखते हैं तो उसको लास्ट में, अंत में क्या कर दिया जाता था? घुमा दिया जाता था। किसकी तरह? शंख की भांति। किसकी भांति? शंख की भांति। और इसीलिए इसको क्या कहा गया? शंखाकार लिपि भी कहा गया है। बात क्लियर हो गई ना? यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं और बात थोड़ी सी कर लेते हैं, क्या कि अभिलेखों की भाषा कौन सी है। अभिलेखों की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि अभिलेखों की भाषा जो वस्तुतः है वो कौन सी? प्राकृत भाषा में लिखे गए। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धमगधी। क्या बोलते हैं? अर्धमगधी। अभिलेखों की यहीं पर लिख देता हूं मैं, भाषा कौन सी है तो याद रखिएगा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा बोले तो क्या? अर्धमगधी। अर्धमगधी। अभिलेखों की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्धमगधी। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से सुनना, अब हम बात करने वाले हैं अभिलेखों की भाषा की पर। हमने बात कर ली कब खोजा गया, क्या क्या खोजा गया, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। तो अभिलेखों के प्रकार की यदि हम चर्चा करते हैं तो अभिलेखों के प्रकार मैंने आपको बताए कौन कौन से? शिलालेख, फिर मैंने आपको क्या बताया? स्तंभलेख, फिर मैंने आपको क्या बताया? गुहाभिलेख, है ना। गुहाभिलेख वाला पोर्शन हम लोग पढ़ चुके। मैंने कहा छोटा सा पोर्शन था इसलिए ज़्यादा विशेष नहीं होकर के हमने उसको पहले से पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभिलेखों के प्रकार की बात कर लेते हैं। अभिलेखों के प्रकार, कौन कौन से अभिलेखों के प्रकार? देखो ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे शिलालेख की। अभी हम बात किसकी करेंगे? शिलालेख की। फिर हम बात करेंगे स्तंभलेख की। किसकी बात करेंगे? स्तंभलेख की। फिर हम बात करेंगे गुहाभिलेख की। और गुहाभिलेख की बात हम लोग वस्तुतः कर चुके। एक एक चीज में आप लोगों को गुहाभिलेख के बारे में समझा चुका। शिलालेख कैसे तो मैं आपको बता चुका, डायग्राम भी बता दिया। शिलालेख के दो प्रकार याद रखने। कितने प्रकार शिलालेख के? दो प्रकार। देखिएगा, एक आपका कौन सा होता है? एक होता है आपका लघु शिलालेख। कौन सा? लघु शिलालेख। और दूसरा आपका क्या होगा? वृहद शिलालेख। दूसरा कौन सा? वृहद शिलालेख। लघु शिलालेखों की यदि हम लोग बात करें, लघु शिलालेखों की यदि हम बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि लघु शिलालेख जो है स्थान पूछ लिए जाएंगे, कितने स्थानों से मिले हैं। तो याद रखिएगा यहां से, ये बस ये याद रखना है, लघु शिलालेख कितने स्थानों से मिले हैं? 17 स्थानों से।
कितने स्थानों से? 17 स्थानों से मिलते हैं। फिर दूसरी यदि हम बात करें कि इस लघु शिलालेख में लाइनों की संख्या कितनी है, लाइन कितनी है, तो 1 या 2 लाइनें मिलती है। कई जगह 3 लाइन मिल जाती है, 1, 2 या 3 लाइनें इसके ऊपर उत्कीर्ण है। आ गई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं वृहद शिलालेख की। तो देखिएगा, याद रखिएगा, वृहद शिलालेखों से यहां से ही प्रश्न आता है। वस्तुतः जो आपका प्रश्न आता है ना, वो कहां से आता है? वृहद शिलालेख से आता है। वृहद शिलालेखों की संख्या पूछेंगे पहले तो, ठीक है ना। लाइन का मतलब देखिएगा, लाइन का मतलब एक शिलालेख, एक लाइन का मतलब एक शिलालेख है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। स्थान यदि पूछे आपसे, वृहद शिलालेखों के कितने स्थानों से मिले हैं, ठीक है, तो स्थान याद रखिएगा कि 8 स्थान है। कितने स्थान है? 8 स्थान है। जबकि हम बात करें इसकी संख्या की, कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। संख्या का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है? लाइन। एक लाइन का मतलब एक क्या होता है? शिलालेख। ये बात मैं आपको समझा चुका पिछली क्लास में, हमने पूरा का पूरा डायग्राम बनाया था ना, याद है ना आप लोगों को। तो ये आप लोगों के लिए विशेष तथ्य बन जाता है। क्या तथ्य बन जाता है? ध्यान दीजिएगा कि लघु शिलालेख कितने स्थानों से मिलते हैं? 17 स्थानों से। कितने स्थानों से? 17 स्थानों से मिलते हैं, ठीक है। इस पर कितनी लाइनें उत्कीर्ण हैं? 1, 2 या 3 लाइनें, इससे ज्यादा लाइनें नहीं मिलती। वहीं पर यदि हम बात करते हैं वृहद शिलालेखों की, तो कितने स्थान है? 8 स्थान है। और संख्या कितनी है इनकी? 14 है। प्रश्न यही वाला आता है आपका। ये विशेष महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुन लेना कि प्रश्न कौन सा आता है आपका? यही वाला आता है कि वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो वृहद शिलालेखों की संख्या मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कि कितनी है? 14 है। 14 का मतलब इस पे एक लाइन का मतलब एक क्या है? शिलालेख है, ठीक है ना। और कितने स्थानों से मिलते हैं? 8 स्थानों से हमें ये देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं जब हम स्तंभ लेखों की। तो स्तंभ लेखों में देखो वही वाली बात। कौन सी वाली बात? वही वाली बात। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं। स्तंभ लेख भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक आपके हैं लघु स्तंभ लेख। क्या है? लघु स्तंभ लेख। और दूसरे आपके क्या है? वृहद। दूसरे आपके क्या है? वृहद है। लघु में अब यहाँ पर देखिएगा कई जगह तो आपको ये मिलता है कि वस्तुतः जो मूल रूप से लघु स्तंभ लेख मिले हैं ना, उनकी संख्या पूछ ली जाएगी, है ना। तो संख्या, तो उसमें संख्या का मतलब लाइनों की संख्या तो 1 या 2 मिलती है, लेकिन वहीं पर स्थान पूछ लिए जाएंगे। तो स्थान वस्तुतः कितने स्थानों से मिले हैं? स्थान की यदि हम बात कर लें तो कितने स्थानों से मिलते हैं? तो याद रखिएगा कि 5 स्थानों से मिलते हैं, जो मूल है। इसके अलावा लघु स्तंभ लेख खूब मिले हैं अशोक के। मूल रूप से मूल जो है वो कितने हैं? 5 है। लाइनों की संख्या बात कर ले हम लोग, लाइन या हम बात कर लें संख्या की, है ना, तो याद रखिएगा कि इस पे भी 1 या 2 लाइन मिलती है। 1 या 2 लाइन मिलती है। आगे प्रश्न कहां से आता है? यहां से देखिएगा, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो वृहद वाला ही पूछा जाता है, क्योंकि लघु वालों में थोड़ी सी चीजें आपको कंट्रोवर्शियल मिलती है। क्या मिलती है? कंट्रोवर्शियल मिलती है, इसलिए इनका विशेष रूप से याद रखना, ठीक है ना। तो वृहद की यदि हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग? वृहद की। तो वृहद में देखो याद रखिएगा, वृहद में क्या याद रखना है? वृहदों की यदि हम बात कर लें तो वृहद की संख्या कितनी है और स्थान कितने, वही वाली बात। तो स्थान कितने हैं? स्थान है 6। वृहद स्तंभ लेख कितने स्थानों से मिलते हैं? 6 स्थानों से। और संख्या पूछ ली जाए या लाइन पूछ ली जाए कि उस पर कितनी लाइनें उत्कीर्ण है, संख्या या उस पर कितनी लाइन उत्कीर्ण है। देखो फिर कह रहा हूं, आपका जो प्रश्न बनेगा ना वो हमेशा वृहद से ही बनेगा, क्योंकि लघु में थोड़ी सी चीजें कंट्रोवर्शियल मिलती है, और जहां पर कंट्रोवर्सी होती है ना, उस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। लघु से फिर आपसे जो है ना पूछ लेंगे कौन कौन सा, जैसे रानी के अभिलेख की बात कर लेंगे, ठीक है ना, प्रयाग कौशाम्बी की बात कर लेंगे, है ना, उसका इलाहाबाद में लघु भी मिला है, वृहद भी मिला है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, सारनाथ वाले की बात कर लेंगे, ठीक है।
सांची वाले की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों से लघु मिले हैं, ठीक है। और वृहद की याद रखना, लाइन संख्या कितनी, इसमें लाइनें कितनी है, तो लाइन याद रखना 7 है। लाइन इसमें कितनी है, 7। कौन से पे 7 है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अशोक का कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर लाइनों की संख्या 7 है। स्तंभ लेख कौन सा है जिस पर पूरी की पूरी 7 लाइनें मिलती है, ये प्रश्न आपका बनता है और यही प्रश्न हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। फिर हमने बात कर दी देखो गुहाभिलेखों की, ठीक है ना। तो कुल संख्या पूछ ले, गुहाभिलेख कुल कितने हैं भाई, कुल संख्या पूछ ले तो गुहाओं की संख्या कुल कितनी है, 4 है। उसमें से देखो हमने इसका डिवाइडेशन कर दिया। कैसे डिवाइडेशन किया, हमने इसका डिवाइडेशन किया अशोक का, ठीक है। तो अशोक ने कुल कितनी बनाई, 3। और दूसरी हमने बात की किसकी, दशरथ की। तो दशरथ ने कितनी बनाई है, 4। दशरथ ने कितनी बनाई है, 4। हमने बात कर ली ना, देखो अशोक ने कौन कौन सी बनाई थी, कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व। वही हम बात करते हैं दशरथ की, तो गोपी, वापी और पदथिक। गोपी, वापी और पदथिक। और उसके साथ में लोमेश ऋषि। कौन सी, लोमेश ऋषि वाली। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण तथ्य बन जाते हैं, इनको याद रखिएगा। अभिलेखों के प्रकार, विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं देखो शिलालेखों की। किसकी बात कर रहे हैं, शिलालेखों की। तो शिलालेख में आपको याद रखना कि लघु और वृहद 2 इसके प्रकार है। आपके जो प्रश्न बनेंगे वो हमेशा कहाँ से बनते हैं, वृहद से। कितने स्थानों से मिलते हैं, 8 स्थानों से। कितनी संख्या है, 14 है। 14 लाइनें हैं। इन 14 लाइनों की अलग अलग जो है विषय वस्तु है। क्या है, विषय वस्तु है, कैसे है, क्या है, ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये 8 स्थान कौन कौन से हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन कौन से हैं, शाहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, कालसी है, ठीक है, जौगढ़ है, सोपार है, अर्रगुड़ी है, ठीक है, गिरनार है, धौली है। इनकी कौन कौन सी लिपि है, यहाँ से आपके विशेष रूप से क्या बनते हैं दोस्तों, प्रश्न बनते हैं, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। आगे बात समझ में, भारत से बाहर जितने भी है उनकी लिपि कौन सी है, भारत के अंदर कितने जो हैं उनकी लिपि कौन सी है। याद रखना, भारत से बाहर जितने भी हैं उनकी कौन सी लिपि है, खरोष्टी। और भारत में तो सब ब्रह्मा जी के पुजारी, इसलिए ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी, ठीक है। स्तंभ लेखों की संख्या मूलतः मूल रूप से 5 स्थान से मिलते हैं। लाइनें कितनी, इसमें 1 या 2 लाइनें मिलती है, जिसे भाबरू बैराठ वाले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भाबरू बैराठ, बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। वृहद की हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से 6 स्थान है ना। जैसे हम बात करेंगे दिल्ली मेरठ की बात कर चुके, दिल्ली टोपरा की हम लोग बात कर चुके, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी। प्रयाग कौशाम्बी बड़े मजेदार, यहाँ पर कुछ कहानियां भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। गुहाभिलेख हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।